Hello friends and welcome to the Med project and our today's session is on the process of blood coagulation. आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लड कैसे कोएगुलेट होता है और उसकी प्रोसेस क्या रहती है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इज फ्लूइडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मास इन फ्यू मिनट्स। मतलब नॉर्मली हमारा ब्लड फ्लूइड लेवल में रहता है या फिर फ्लूइड ही रहता है। और ब्लड कोएगुलेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्लड उसकी फ्लूइडिटी को लॉस करता है और बिकम अ जेली लाइक मतलब कन्वर्ट होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में इन अ फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन। अब ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है, तो ब्लड कोएगुलेशन होने की तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस है या फिर तीन मेन स्टेजेस है। वो कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब सबसे पहली वाली जो स्टेज है उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड वन इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, मतलब हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है सेकंड स्टेज। एंड थर्ड वन इज द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन इनटू फाइब्रिन, मतलब जो फाइब्रोनोजन है फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करती है तीसरी स्टेज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेज है और ये जो तीन स्टेजेस है इसको हमने इसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे फॉर्म होता है। तो वो दो टाइप से फॉर्म होता है। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक पाथवे एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। अभी इंट्रिंसिक पाथवे कैसा है? ड्यूरिंग इंजुरी ब्लड वेसल रप्चर, अगर हमको कोई भी इंजुरी हो जाती है तो हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है और उसी की वजह से उधर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है हमारी इंजुरी की। ड्यूरिंग इंजुरी ब्लड वेसल रप्चर एंड कोलाजन इज एक्सपोज, मतलब जब भी हमारी कोई भी ब्लड वेसल रप्चर होती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो वो कोलाजन को रिलीज करती है। अब ये कोलाजन क्या करता है? एक कोलाजन रिएक्ट होता है फैक्टर नंबर 12 के साथ और उसे एक्टिवेट कर देता है वो सेकंड स्टेज में। दिस कोलाजन रिएक्ट विथ फैक्टर 12 एंड कन्वर्ट इट इनटू द एक्टिवेटेड फैक्टर 12, मतलब ये कोलाजन जस्ट रिएक्ट विद द फैक्टर नंबर 12 एंड एक्टिवेट इट, मतलब फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट कर देता है ये कोलाजन। देन एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 कन्वर्टेड इनटू द फैक्टर नंबर 11 इन एक्टिवेटेड फैक्टर 11, मतलब हमारा जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है वो क्या करता है? फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर देता है जस्ट सिंपली। एंड देन फोर्थ स्टेज में एक्टिवेटेड फैक्टर 11 एक्टिवेट टू द फैक्टर नंबर 9, जो हमारा एक्टिवेटेड फैक्टर 11 है वो अब 9 को एक्टिवेट करता है और फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एक्टिवेट टू द फैक्टर नंबर 10, और जो 9 नंबर का फैक्टर रहता है वो अब एक्टिवेट करता है 10 नंबर को। इसको एक सिंपल वर्ड्स में ध्यान में रखने के लिए ये फार्मूला को ध्यान में रखिए। C12 11 9 10 इट इज़ द फार्मूला फॉर इंट्रेंसिक पाथवे। मतलब C मतलब कोलाजन, सबसे पहले जब इंजरी होती है तो सबसे पहले रिलीज होता है कोलाजन एक्टिवेट टू द फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट करता है 11 को, 11 एक्टिवेट करता है 9 को और फिर 9 एक्टिवेट करता है 10 को। ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट 5 स्टेजेस ऑफ द इंट्रेंसिक पाथवे। एंड देन सिक्स स्टेज, व्हेन प्लेटलेट रिएक्ट विथ कोलाजन दे रिलीज द फॉस्फोलिपिड्स। अब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नॉर्मली प्रेजेंट रहती है और जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था, ड्यूरिंग इंजुरी ब्लड वेसल रप्चर एंड कोलाजन इज एक्सपोज, दैट इज द कोलाजन इज एक्सपोज। अब ये कोलाजन के साथ हमारी प्लेटलेट भी रिएक्ट होती है एंड रिलीज द फॉस्फोलिपिड्स, दे रिलीज द दीज आर द फॉस्फोलिपिड को रिलीज करता है। देन एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10, जैसे कि हमने ये चेन में देखा था, कोलाजन activated to the 12, 12 activate to 11, 11 activate to 9 and 9 activate to the 10। अब ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10, देन हमारा जो फॉस्फोलिपिड कैसे फॉर्म हुआ है? प्लेटलेट का रिएक्शन विथ कोलाजन से और रिलीज द फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड एंड फैक्टर नंबर 5 और फॉस्फोलिपिड्स और एक्टिवेटेड फैक्टर 10, ये तीनों का रिएक्शन होता है टू फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कि हमारा मेन एम था फर्स्ट स्टेज का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। हमारे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज थी ब्लड कोएगुलेशन की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो
ये था इंट्रेंसिक पाथवे टू फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और एक तरह से फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब वो कैसे होता है, डैमेज टिश्यू ड्यूरिंग द इंजुरी रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब जो भी टिश्यू हमारी इंजोर हुए वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या क्या कंटेन करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कंटेन करता है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, मतलब इन तीनों को मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड एक्टिवेट टू द फैक्टर नंबर एक्स या फिर फैक्टर नंबर 10, मतलब एक्सट्रेंसिक पाथवे फैक्टर नंबर 10 को कौन एक्टिवेट करता है, जस्ट ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड एक्टिवेट टू द फैक्टर नंबर 10। जो अब हमने जो इंट्रेंसिक पाथवे में देखा था, तो हमारा फैक्टर नंबर 10 कैसे एक्टिवेट हुआ था, उसके लिए सबसे पहले कोलाजन, देन फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, फैक्टर नंबर 12 ने 11 को एक्टिवेट किया, 11 ने 9 को एक्टिवेट किया और 9 ने 10 को एक्टिवेट किया। देन फैक्टर नंबर 10 अगेन रिएक्ट विद द फॉस्फोलिपिड एंड फैक्टर नंबर 5 टू फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अभी एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, सिर्फ डैमेज जो टिश्यू है उन्होंने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे किससे बना है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड phospholipids. This glycoprotein and phospholipid activate to the factor number 10, and again factor number 10, factor number 5 and phospholipid react with together and to from the prothrombin activator. This is again the same step इन बोथ इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे, जो कि हमारी लास्ट की स्टेप है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर चाहिए, फैक्टर नंबर 5 जो हमारे पास ब्लड में पहले से होता है, देन फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर नंबर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10। अब ये जो फैक्टर नंबर 10 है वो कैसे एक्टिवेट होता है, इसके लिए जो दो पाथवे, फर्स्ट वन इज इंट्रेंसिक पाथवे एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अभी इंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से हमें क्या मिला है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देन हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अभी जो हमें जो हमारे पहले जो स्टेप थी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, हमें जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मिला है वो इधर वर्क होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, मतलब हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फंक्शन क्या है, वो हमारा ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है उसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्रोम्बिन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अदर थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स, मतलब जब हमारा एक थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो वो हमारे अदर थ्रोम्बिन वो स्टिमुलेट करता है अदर थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन को। एंड जो फर्स्ट फॉर्म जो हमारा पहला फॉर्म थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल रहता है वो हमारे फैक्टर नंबर 5 को एक्टिवेट करता है, जो अगेन हमारे इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, और वो इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं या फिर उसको एक्सेलरेट करता है। ये थी सेकंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमें किधर से मिला है, हमारी पहली जो स्टेज थी इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, उससे हमें मिलता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कि वर्क कर और जिसका फंक्शन हमें देखने को मिलता है हमारी सेकंड स्टेज में। देन लास्ट वन स्टेज, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अभी हमारे सेकंड स्टेज में हमको क्या मिला था, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, मतलब हमें थ्रोम्बिन मिला था। अब ये थ्रोम्बिन का फंक्शन तीसरे स्टेज में, थ्रोम्बिन कन्वर्ट द इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू द एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन, मतलब सिंपली वो फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन, जो कि हमें मिला था सेकंड स्टेज में। नाउ एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन पॉलीमराइजेस विद द अदर मोनोमर्स एंड फॉर्म द लूजली अरेंज स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन्स। ये जो एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन रहता है ये क्या करता है, हमारा जो लूज मेशवर्क रहता है स्ट्रैंड्स का उसे फॉर्म करता है। लेटर दैट द लूज स्ट्रैंड्स कन्वर्टेड इनटू द टाइट स्ट्रैंड्स बाय फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर नंबर 13, मतलब ये जो लूज मेशवर्क बना रहता है हमारे, मतलब ये जो लूज मेशवर्क बना रहता है हमारे स्ट्रैंड्स का, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो फैक्टर नंबर 13 के साथ रिएक्ट करता है और जो लूज रहता है तो कन्वर्ट होता है टाइट में। मतलब लूज स्ट्रैंड्स टाइट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 13, एंड ऑल द टाइट स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन फॉर्म द मेशवर्क ऑफ स्टेबल क्लॉट्स, मतलब जो फाइब्रिन के जो क्लॉट्स जो हमारे लूज थे वो भी सभी टाइट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ
फैक्टर नंबर 13। और ये सारे टाइट स्ट्रैंड मिलकर एक टाइट स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसे हम मेशवर्क ऑफ स्टेबल क्लॉट बोलते हैं, या फिर हमारा स्टेबल क्लॉट बनता है। तो ये थी 3 स्टेजेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकंड वन इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ द टाइट स्ट्रैंड्स, और उससे बनता है एक स्टेबल क्लॉट। थैंक यू फ्रेंड्स।